नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों नेशन नाउ पर हैं और नेशन नाउ हमेशा हमेशा के साथ आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। सो प्रदीप जी, अजीत दादा पवार इज लेफ्ट अस, अजीत दादा पवार चले गए। वेरी वेरी। और उनके जो क्रू मेंबर्स थे, 4 लोग और जो थे वो भी साथ में चले गए। मतलब वेरी वेरी सैड। आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन। On the one hand, I also feel very angry that could it have been avoided कि भाई वो अगर फॉग लिफ्ट नहीं कर रही थी तो फ्यूल तो था, तो 2 या 3 मतलब आधा घंटा और अगर वो हावर कर लेते ऊपर एयरपोर्ट के आसपास अगर वो Exactly. but anyway, You have saved a lot of lives, including the Deputy Chief Minister's life. अब वो प्रदीप जी क्या है कि इफ एंड बट तो अलग बात है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है अभी क्या है मतलब। The pilot took the calculated risk. Yes. And he thought he would succeed. But the pilot was he was a veteran. He had been around for a long time. He had worked for Sahara. He had flown Air Sahara. He had flown Jet Light. He had flown Jet Airways. हमारी Air Sahara में था सर. Yes. Same gentleman, yes, Mr. yes, Kapoor. Yes. Sumit Kapoor, I think his name was, and he used to be in Air Sahara. Yes. And after that in Jet Light and in Jet Airways, and then after that he started to fly Lear jets, which is, and a Lear jet, by the way, is a very tough aircraft. I hope they find the real cause for it. In any event, it's very, very sad. And I believe now Amit Shah Sahab is coming in tomorrow morning, and I think Devendra Fadnavis Sahab has already briefed Mohan Bhagwat ji, Modi Sahab, and of course Amit Shah Sahab. और उसके बाद ये तय होगा कि अगला डिप्टी सीएम को कौन होगा, एनसीपी का लीडर कौन होगा, क्या शरद पवार साहब। बहुत इम्पोर्टेंट, क्या यूनिटी होगा with शरद पवार and the good अजित पवार good, will it unite again in this kind of deep kind of crisis they are in, and the crisis और अभी was क्या है even when प्रदीप Ajit Pawar was जी, alive. और मैंने अभी शरद पवार साहब को देखा, मैंने इतना दुखी जिंदगी में आज तक कभी शरद पवार साहब को नहीं देखा। Let's go straight across to our guests. Let's see what they have to say. I'm very sad because even though I didn't know Mr. Ajit Dada Pawar personally, but he was an amazing man. मतलब कि शरद पवार साहब के बाद अजीत दादा पवार वो ये थे कि एक बार जो मन में आया बोल देते थे। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। समीर बागरे साहब नमस्कार। नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही समीर बागरे साहब, मुझे आपकी आवाज आई नहीं। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। समीर बागरे साहब, I thought you and I would be discussing the mother of all deals today. Instead of that, we are discussing Ajit Dada Pawar's sad demise. And really and truly speaking, I thought we'd be celebrating today जिस तरीके से यूरोप के साथ जो डील हुई है, the FTA, which is once in a lifetime deal. It took 18.5 years to complete. Instead of that, we are discussing this. और निजामुद्दीन रहीम साहब हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। निजाम साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे मालूम है कि आपका दिल आज कितना दुखी है, मालूम है मुझको, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। और सायरा शेख जी पहले आप एनसीपी अजीत दादा पवार में हुआ करती थी, आज आप बीजेपी में हैं, लेकिन फिर भी हाल ही में आप बीजेपी में आई और बीजेपी से आपने कॉर्पोरेशन भी जीता शोलापुर में। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ अजीत दादा के बारे में, क्योंकि आप अजीत दादा की पार्टी में थी और अजीत दादा को जानती भी थी, तो जरा उनके बारे में कुछ बताइए, बोलिए प्लीज। बिल्कुल, अजीत दादा ये बताना सालों से मैंने दादा के साथ काम किया। मराठी में बोलो मैम, मराठी में बोलिए, मराठी में बोलिए। चलेगा मराठी? हाँ मराठी में बोलिए, प्लीज बोलिए मराठी में प्लीज। हाँ, अजितदादांबरोबर जो मी काम केलेलं आहे ते मागील 20 वर्षापासून मी काम करते। वेगवेगळ्या पदांवर त्यांनी मला संधी दिलेली होती। मी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी होते, त्याच्यानंतर मी प्रदेशवर पण काम केले। दादांचा स्वभाव असा होता की कार्यकर्त्यांना अगदी ते मान सन्मानाची वागणूक देत होते। कधीही कुठलं काम घेऊन येऊ देत, दादा नेहमीच अगदी यांना विचारायचे, ते सन्मान द्यायचे, आदराने बोलायचे, ताई कशा आहात, कुठून आलात, झालं, प्रत्येकांना विचारायचे। मला तर ते नावानिशी ओळखतच होते आणि अगदी कुठलीही कामं निवू देत आणि विदाऊट कामाचं जर आपण गेलो ना तर दादा म्हणायचे, ताई काम आणले तुम्ही? नाही दादा, अशीच सदिच्छा भेट द्यायला आलो। दादा म्हणायचे काम घेऊन येत आहे, काम असलं पाहिजे माझ्या समोर। मला हे सांगायचे, दादा अजित दादा म्हणजे काम आणि काम म्हणजे अजित दादा, असे समीकरण होतं ते। जो व्यक्ती सकाळी 6 वाजतापासून उठायचा तो कामाला लागायचा। अधिकाऱ्यांवर तसाच त्यांचा वचक होता, प्रशासनावर एक वेगळी पकड होती त्या व्यक्तीची।
प्रदीप जी. सायराजी, लीडरशिप क्वालिटीज अजित पवारच्या तुम्ही कसं बघतात? हाऊ डू यू सी? तुम्ही सांगितलं काम 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 सर्व 365 24/7 फक्त काम, पण लीडरशिप कसं होतं, कसं वागायचं, कसं सायराजी? लिडरशिप असं होतं की हो, राष्ट्रवादीमध्ये जेव्हा मी राष्ट्रीय सरचिटणीस पदावर होते, जेव्हा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र होते तेव्हा पण We are losing a network. Have we still got her? I think the picture is frozen. Can somebody tell me, please? I think we've lost Saira Sheikh ji. All right, let's go straight across. Since Mukesh Gandhi Sahab is from Ajit Dada Pawar's party, let's go straight across to him. Mukesh Gandhi Sahab, तो चलिए दुख तो व्यक्त हो गया, दुख भी व्यक्त कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया. अब आप ये बताइए, कोई प्रैक्टिकल बात अगर कर लें तो अजीत दादा जी के बाद अब उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? आपका एनसीपी अजीत दादा का लीडर कौन बनेगा? मुकेश गांधी साहब. देखिए, सबसे पहले तो मैं अजीत दादा के सडन डेथ के कारण बहुत ही स्तब्ध हो गया हूँ. कभी भी कोई भी व्यक्ति विशेष का जब मिशन चालू होता है और वो मिशन के लिए अपने काम पे निकलते हैं और तब उनका ऐसा सडन अंत होता है, तो इनको ही कहते हैं कि डिजास्टर हो गया. बहुत बड़ा हमारे जीवन में, हमारे महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा वैक्यूम खड़ा हो गया है अजीत पवार जी के कारण. आज 66 ईयर्स 6 मंथ 6 डेज की उनकी आयु हुई और वो इस फानी दुनिया को छोड़ के चले गए. ही वॉज द ग्रेट मैन. बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे. इतना ही नहीं था, पर हर व्यक्ति को साथ में लेकर के काम करने का, हर व्यक्ति को काम में जोड़ने का, और उनके छोटे से छोटे काम का भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी फैमिली प्रॉब्लम भी होगा, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की वो हमेशा धगस रखते थे. मैं कई बार उनको सुबह 6:30 बजे जाकर के मिला हूं और आज एक अकेला चल पड़ा, 7 लाखों चल पड़े, ऐसा अजीत पवार का पवार जी का एक व्यक्तित्व था जो आज हमारे बीच में नहीं है. जी. सचमुच जैसे जैसे समय बीतेगा ना, ऐसे अजीत पवार जैसे कार्यशील, उद्यमशील और विजनरी लीडर की कमी हमारे देश को मालूम पड़ेगी. मैं बड़ी छोटे मुंह बड़ी बात करता हूं, पर कई कई जगह पे मुझे शरद पवार जी से भी अजीत पवार का व्यक्ति में व्यक्तित्व विशेषता लगती थी. उनके पास बहुत ही सूझबूझ थी, काम करने की तमन्ना थी और काम करते थे. आज उनके साथ में जो पायलट, जो लड़की, जो उनका भी एक्सीडेंट हुआ और वो भी ये स्वर्ग में चली गई, वो लड़की के पिताजी हमारे प्रभा देवी के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, दीपाली दलाल हमारी एक कार्यकर्ता कॉर्पोरेशन में खड़ी रही थी, जो सिद्धि विनायक की महिला विश्वस्त थी, पहली गुजराती लेडी थी. और उनके पिताजी, जो आज आपने टीवी पे देखा था, वो उनके पिताजी एकदम झोपड़पट्टी जैसे एरिया में रहते थे और लड़की को उन्होंने बनाने के लिए एक ठान ली थी और लड़की को उन्होंने पायलट बनाया. और आज वो लड़की हमारे बीच से चली गई, उसका भी मुझे दुख है. भगवान सभी को 6 के 6 जितने भी गए उन स्वर्गस्थ को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी के जीवों को सदगति दे. क्योंकि एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की जो हालत होती है वो उनकी कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि सडन डेथ आती है और एकदम सडन डेथ से जो एक झर्क लगता है ना, वो बहुत बड़ी चीज है. भगवान ने गीता में कहा है कि मुकेश गांधी जी, लेकिन बरोबर है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. मुकेश गांधी साहब, एक मिनट सर, मृत्यु को हम मान्य करते हैं, फिर भी उससे दुखी तो होते ही. जी आप कुछ पूछ रहे थे प्लीज. गांधी साहब, मुकेश गांधी साहब है जी, लेट हिम रिप्लाई. जी बोलिए 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 सर प्लीज. आपका जो प्रश्न है, सबके दिलों में, सबके दिमागों में अभी एक ही प्रश्न चल रहा है,
कि अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रमुख कौन बनेगा और राष्ट्रवादी पार्टी में से अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं, पर मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि पार्टी में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, डीसीएम की पोस्ट अगर किसी को मिलनी है तो वो सम्माननीय छगनराव भुजबल जी को मिल सकती है, क्योंकि ही इज द सीनियर मोस्ट experienced man. He can handle the party and he has got the very mass base in Maharashtra. जी या तो और दूसरी बात है कि शरद पवार जी की पार्टी के साथ हमारी पार्टी अगर मर्ज हो गई तो पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट तो अभी तो प्रफुल्ल पटेल जी के पास है, पर कल ऐसा भी हो सकता है दूसरा समीकरण, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी की प्रेसिडेंटशिप सुप्रिया जी को मिले और सुप्रिया सुले जी को भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में शरद पवार जी के पास सब कार्यकर्ता डिमांड करके उनको पहली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महिला बनाए, उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा समीकरण भी हो सकता है, ये मेरा एजम्पशन गांधी साहब, अजित पवार जी इज कंसर्न। सर एक मिनट पूरा करने दीजिए। नहीं आपका तो हो गया ना, प्लीज आप बात पूरी करने दीजिए सर। बोलो प्रदीप जी एक मिनट। हाँ सर और दूसरी बात ये है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होगी तो पहला नंबर छगन भुजबल जी का है और दूसरा ये होगा सुप्रिया सुले जी का होगा, और तीसरी बात ऐसी होगी कि शरद पवार साहब की मार्च में टर्म पूरी होती है राज्यसभा की, तो ऐसा हो सकता है कि सुमित्रा पवार जी अपनी टर्म शरद पवार जी को दे दे और वो वापिस अपने परिवार के साथ जुड़ के रहे, ऐसा मुझे लगता है। मुकेश गांधी साहब, द बात है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का लॉन्ग स्टैंडिंग जो जिस प्रकार से एक टर्म था वो अजित पवार जी का था, तो पूरे एनसीपी में शायद ऐसे लीडरशिप और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर का कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, कोई रेप्लिका है ही नहीं। तो आप जो कह रहे हैं कि छगन भुजबल जी होगा, ये सुप्रिया सुले हो जाएगा, आई डोंट थिंक what is the alternate? How can you assume on that? Because you have lost a star. जो डीसीएम बन के इतना लॉन्गेस्ट सर्विस था, प्रशासन पे जो एकदम जबरदस्त पकड़ था, तो इट्स डिफिकल्ट टू रिप्लेस दिस काइंड ऑफ अ लीडर where अजित पवार इज कंसर्न। नहीं आपकी बात सही है। देखो अमिताभ बच्चन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, पर अमिताभ बच्चन के बाद दिलीप कुमार के बाद में अमिताभ बच्चन आ सकता है, अमिताभ बच्चन के बाद में अक्षय कुमार भी आ सकता है। ऐसा रिप्लेसमेंट तो होता ही है, तो कुदरत की लीला है। और इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि छगनराव भुजबल जी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस मैन, और वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री भी उन्होंने संभाली है एंड और उनके ऊपर सारे एलिगेशन दूर हो गए हैं, तो ऐसी अभी एक स्वच्छ प्रतिभा वाली व्यक्ति आ सकती है। या तो सुप्रिया सुले जी को लोक की डिमांड आ जाए कि नहीं अजित पवार की जगह राइट, सो दैट इज वन व्यू। परिवार पवार फैमिली की कोई व्यक्ति आवे तो सुप्रिया सुले जी को भी बना सकती है पार्टी, ऐसा मेरा assumption है। I hope it happens. बस बोलता हूँ। I really hope it happens. मुकेश गांधी साहब, मैं उम्मीद करता हूँ सायरा शेख जी एक बार फिर हमारे साथ वापस आ गई हैं। सायरा जी मैं आपके साथ आता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात है, क्या है कि सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि शरद पवार जी और अजित पवार जी की जो एनसीपी है वो सारी इकट्ठी हो जाए एक बार फिर। It will be very nice, very fine. You wanted to say something? Saira ji, you were telling about the leadership qualities of Ajit Pawar ji, or Ajit Pawar ji cannot be replaced where leadership is concerned. प्रशासन हाथ में जो पकड़ था, you can finish that, then we'll go to the next. सायरा जी बोलिए। हाँ, जैसा कि बोला रिप्लेसमेंट तो अपन वहाँ पर किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दादा है। अभी जैसे बताया अमिताभ बच्चन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है वहाँ पे। तो अजित दादा है, उनका जो काम करने का तरीका था, उनका जो प्रशासन पर उनकी पकड़ थी, वैसे तो शायद मैं तो नहीं जानती, लेकिन अब है पार्टी के बारे में मैं क्या बताऊं। पार्टी के और भी जैसे कि छगन भुजबल साहब है, हो सकता है प्रफुल्ल पटेल साहब भी हो सकता है। ये लोग किसको ये करेंगे पता नहीं, लेकिन दादा की जगह तो कोई भरकर लेगा नहीं वहां पर। दुरुस्त बात है, दादा की जगह कोई ले नहीं सकता है जी, दुरुस्त बात है। ले नहीं सकता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको
सुनने में आया व्यक्तिगत तौर पे भी धक्का लगा, लेकिन फिर आप सायरा शेख जी ये बताइए, फिर आपने छोड़ा क्यों? फिर आप बीजेपी में क्यों आ गई? मतलब हर एक कोई पूछेगा ना आपसे सवाल, हाँ, ये सवाल तो थोड़ा- बनता है ना मैम। नहीं नहीं बराबर है, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दादा के विचार करने की थी हूँ, उसमें कोई भी दो मत नहीं है। लेकिन जो यहाँ का, मैं जो सोलापुर में रहती हूँ, वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं ना, किसी को जानने नहीं दे रहे जी थे यहाँ जी, पे, दुरुस्त बात है, उनके हमने से सुना। मेरी नहीं बन रही थी। करेक्ट। यहाँ पे जो काम थे वो करने नहीं देते थे, उसमें कुछ अड़चने पैदा करते थे। हमेशा उनका एक अलग सा ये रह रहा था, जिनकी वजह से सारे पदाधिकारी यहाँ पर नाराज थे। इसीलिए मुझे छोड़ना पड़ा। हालांकि मैंने दादा को बोलना जरूरी भी नहीं था, जी, और और दादा आज मुझे नहीं लगता से कि बात नहीं करते हुए मैंने ये डिसीजन लिया था। और दादा ने आपकी बात से सहमति प्रकट करी होगी, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको कोई गुस्सा आया नहीं होगा, नहीं कुछ आया नहीं होगा। नहीं नहीं, दादा को मैंने जानते- बोला ही नहीं है। जानते दादा से बात करने, हाँ, जानते हैं उनको, मैंने बहुत तो अच्छे सिर्फ से हमारे जानते अध्यक्ष जी, जी, जी। ताकनकर से बात हैं। जी दुरुस्त बात है। बाकी समीर दादा बागरे से बात साहब, नहीं। समीर बागरे साहब आप जरा बताएं, बिकॉज यू हैव रिटन, I've seen what you've written on Facebook. I saw also what you wrote on Twitter. बहुत जबरदस्त लिखा आपने अजीत दादा पवार के बारे में। कुछ बोलना चाहेंगे सर आपको? फिर उसके बाद मैं निजाम साहब के पास जाता हूँ, जरा बोलिए सर। समीर बागरे साहब प्लीज। देखिए प्रदीप जी, राजू जी, पहले तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे स्वर्गीय अजीत दादा जी और उनके साथ 2 सुरक्षा रक्षक और 2 पायलट, इनकी जो दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, तो पहले तो मैं ये 6 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ। देखिए मैं सभी हमारे आज जो प्रवक्ता है, सभी लोग अजीत दादा के बारे में कहेंगे, लेकिन मुझे एक अजीत दादा के बारे में आपको एक चीज पॉइंट आउट करनी है कि उन्होंने इतने साल शरद पवार जी जैसे टावरिंग नेता के साथ, जो महाराष्ट्र के सीएम भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, हर पद पर रहे और उनके अंडर उन्होंने काम किया। लेकिन एक आदमी की जो खूबी थी अजीत दादा की, कि अगर शरद पवार जी के साथ काम करते हुए भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो यानी ऐसे राजनीति में अलग पहचान बनाना तो बहुत बड़ा रेयर इंस्टेंस होता है। जी, दुरुस्त। क्योंकि आप जो हेलो जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए प्लीज, गो अहेड सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी अजीत दादा की खासियत थी। बाकी वो सवेरे 6 बजे से रात को 2 बजे तक काम करते थे, उनके प्रशासन पे पकड़ थी, उनको महाराष्ट्र के हर कोने की समस्याओं के बारे में जानकारी थी। और देखिए, और एक नेता ऐसा था कि जिन्होंने कभी जातिवाद, प्रांतवाद का और पर्सनालिटी का राजनीति नहीं किया। वो अपने सीधे सीधे जो बोलते थे उस हिसाब से अपनी राजनीति करते थे। और साथ में राजनीति करते वक्त वो कभी भी स्टेट के खिलाफ अगर कुछ होता है, जैसे कि अगर कोई पॉपुलिस्ट स्कीम लाना है, तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है, पब्लिकली किया है। सो ही वाज नॉट ऑलवेज पॉलिटिकली करेक्ट ऑल्सो। सो मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा नेता जो प्रशासन को जानता हो, जो राज्य की स्थिति जानता हो, जो लोगों की नब्ज समझता हो और उसके साथ अपना काम करने में मतलब 24 घंटे देता हो, तो ऐसे नेता का जाना महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी दुखदायी घटना है। और मैं मानता हूं कि पवार फैमिली पे भी बहुत बड़ा संकट है। और इस संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब देवेंद्र जी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे अमित भाई शाह हो, इन्होंने सबने श्रद्धांजलि और संवेदना प्रकट की। और हम अजीत दादा हमारे एनडीए में एक पार्टनर थे, एक सक्षम नेतृत्व था, देवेंद्र जी से उनका विशेष लगाव था। चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, तब भी हमारे महाराष्ट्र में जो एक कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, उसके तहत अजीत दादा के सभी से अच्छे संबंध थे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा जो नेता, जहां जो अक्रॉस पार्टी लाइन और अक्रॉस जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी पकड़ थी, तो ऐसे हमारे अजीत दादा थे। तो आज बहुत ही दुखद दिन है। ये एक छोटा सवाल है आपसे, उसके बाद प्रदीप जी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। मैंने एक चीज देखी है, वैसे महाराष्ट्र में तो वैसे महाराष्ट्र में ये ट्रेडिशन है, भले आप कांग्रेस से हों, भले आप भारतीय जनता पार्टी से हों, भले शिवसेना से हों, भले जहां मर्जी से हो, यूजुअली क्या होता है कि जो भी मंत्री होता है वो कभी किसी के काम के लिए कभी मना नहीं करता है। इनफैक्ट अगर गैर जो आपकी पार्टी है उस पार्टी से नहीं, दूसरे पार्टी के लोग आपके पास आए हैं तो काम जल्दी हो जाता था। ये मैंने देखा महाराष्ट्र में, और किसी स्टेट में ऐसा नहीं होता, महाराष्ट्र में ऐसा होता है। अजीत दादा पवार वाज वन पर्सन के वो ये नहीं पूछते थे कभी काम के पहले, ये तो मैंने खुद पर्सनली मैंने देखा हुआ है कि तू कौन सी पार्टी से है, ये काम है, सेक्रेटरी को बुलाया, जो भी हैंडलिंग जॉइंट सेक्रेटरी है या एडिशनल सेक्रेटरी है उसको बुलाया, अरे ये अभी करनार, मतलब ये अभी करना ही है और इसकी रिपोर्ट मुझे 2 दिन में दीजिए। बट दैट इज ब्रिलियंट। व्हाट डू यू थिंक समीर बागरे साहब? हाँ देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में एक अच्छा कल्चर था और जिसमें अजीत दादा का भी बहुत बड़ा रोल है।
उन्होंने इतने पदों पे काम किया और उनको इतना अनुभव है, तो एक दोनों चीज है। एक तो जो जूनियर व्यक्ति है, राजकीय जो है, जो एमएलए बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, तो अजीत दादा जैसे व्यक्ति जब उनको गाइड करते हैं प्रशासन में कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और देखिए राजीव जी, कैसा है, कोई भी एमएलए कोई भी पार्टी का हो, अल्टीमेटली वो जनता के काम के लिए किसी मंत्री के पास जा रहा है, तो मंत्री का भी एक काम है कि वो करना है, क्योंकि वो खुद का इंडिविजुअल काम थोड़ी लेके आ रहा है। अगर आपका पार्टी का नहीं है फिर भी वो तो उस क्षेत्र की जनता का काम लेके जा रहा है। तो अजीत दादा ने और हमारे जो देवेंद्र जी है, एकनाथ शिंदे जी है, शरद पवार जी है, कांग्रेस के भी सभी मंत्री रहे, उन्होंने एक कल्चर एस्टेब्लिश किया है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी हमारे यहाँ कोई ऐसा पब्लिक आउटक्राई हुआ है कि कोई अपोजिशन के एमएलए ने कहा है कि हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र में ऐसा कल्चर है, और फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने ये कल्चर को संभाल के रखा है, अभी तक बरकरार रखा है, अभी तक बरकरार रखा है। And I am thankful. Bakre Saab, what the biggest compliment before Ajit Pawar episode was when he was alive, he lost Pimpri Chinchod and Pune. जब अजित पवार lost Pimpri Chinchod, Pune, the greatest compliment came from Devendra Fadnavis ji. Fadnavis ji ने उनसे कहा कि अजित पवार has not lost, but Narendra Modi's development agenda has succeeded. Now that was the greatest compliment. That was the greatest compliment. आपके बेस कितने भी मजबूत हो, bastion हो, पिंपरी, पुणे, चिंचवड, मगर डेवलपमेंट एजेंडा तो एक फ्रेंडशिप भी था, सीमेंटेड फ्रेंडशिप था देवेंद्र फडणवीस जी का और अजित पवार जी का, एंड ही वैल्यूड हिज ग्राउंड बेस आल्सो, बट ही सेड ही इज हेल्पलेस बिफोर नरेंद्र मोदीज डेवलपमेंट एजेंडा। बाकरे साहब, देखिए प्रदीप जी, देवेंद्र जी का विशेष लगाव अजीत दादा से था, क्योंकि दोनों के बर्थडे भी एक ही दिन आते हैं और दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी और अंडरस्टैंडिंग था, और दोनों डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं और दोनों की प्रशासन पे कब पकड़ है। तो देयर वर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन देवेंद्र फडणवीस जी एंड अजीत दादा जी। और देखिए आज जो महानगर पालिका के लोकल चुनाव है उसमें हमारी बीच में युति नहीं हुई है, लेकिन अजीत दादा जी और उनकी पार्टी हमारे सरकार के सम्मानीय सदस्य थे। तो देवेंद्र जी ने वही दोहराया था कि आज अजीत दादा ने भी पूना और पिंपरी चिंचवड में उन्होंने बहुत काम किया, यानी पिंपरी चिंचवड में भी तो अजीत दादा का बहुत बड़ा रोल है वहाँ का डेवलपमेंट करने में, और वो पुणे के पालक मंत्री भी है, तो उस नाते भी उन्होंने कई सालों तक पुणे में भी काम किया है। तो देखिए चुनाव में हार जीत चलते रहती है, लेकिन राजनीतिक दोस्ती या राजनीतिक संबंध ये हमेशा बने रहने चाहिए। हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और देवेंद्र जी और अजीत दादा के तो मतलब मतभेद भी उन्होंने अपने स्पोर्टिंगली लिए थे, ऐसा कभी भी एक मेक के ऊपर पर्सनल टिक्का टिप्पणी करना दोनों ने अवॉइड किया। और देवेंद्र जी की तो विशेष आदत है, वो किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करते। और अजीत दादा का भी मैं आपको एक जो बता रहा था कि एक बहुत बड़ी खासियत थी कि जब महाराष्ट्र में एक प्रांतवाद और जातिवाद की राजनीति चरम सीमा पर थी, लेकिन अजीत दादा नेतृत्व ऐसा था कि उन्होंने इस चीज को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने अपनी राजनीति अलग तरीके से की, वो चुनाव की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति, सहकार क्षेत्र की राजनीति या अपने कार्यकर्ताओं की राजनीति। तो ऐसा एक नेता है जो ना कभी प्रांतवाद, भाषावाद, धर्मवाद में पड़ा, और उसके बाद भी उन्होंने इतने बड़े बड़े पदों पे 6 बार डिप्टी सीएम रहे, और उसके बाद उन्होंने कई मंत्री मंडल में उन्होंने साथ दिया। 1991 से हमेशा पार्लियामेंट हो या असेंबली में रहे। सो जनता का प्यार, बारामती करो का प्यार, पूरे महाराष्ट्र का प्यार अजीत दादा के साथ था। और मुझे सही में मतलब जब मैंने सवेरे टीवी चालू किया तो मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। सर अभी तक विश्वास नहीं कर रहे हैं लोग, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अजीत दादा हमारे बीच में नहीं रहे। अभी भी नहीं। और देखिए भगवान की उनपे जो कृपा थी, या जो कार्यक्षम मंत्री थे, जाते जाते भी वो प्रचार सभा के लिए जा रहे थे, यानी ऐसा कहीं ये नहीं था कि उन्होंने कोई दूसरे काम के लिए था। तो आज सवेरे 6 बजे उठ के 8 बजे से वो फ्लाई कर रहे मतलब बारामती से, तो इससे बड़ी त्रासदी महाराष्ट्र की राजनीति में इतने सालों में नहीं देखी गई। जब पहले गोपीनाथ जी मुंडे गए, हमारे प्रमोद महाजन जी गए, चाहे विलासराव देशमुख जी गए, ये सब टावरिंग लीडर्स है महाराष्ट्र के, और एक परंपरा है। और मैं उनके स्मृति में यही कहना चाहूंगा कि जो भी महाराष्ट्र की जनता उनको मिस करती है, उनको कभी क्षति पूरी नहीं होगी, लेकिन उनके आत्मा को शांति मिले, मैं भगवान के पास प्रार्थना। राइट, सो लेट मी गो टू निजामुद्दीन रईन साहब। निजाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग। निजाम साहब, मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत स्नेह था अजीत दादा पवार के लिए, आप खुद उनको बहुत एडमायर किया करते थे, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? निजाम साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह से कई जगह चैनलों पर डिबेट में देख रहा था, मैं अजीत दादा की एक बात के लिए जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता, जिन पार्टियों से उनका अलायंस था, जिनके साथ वो सरकार में शामिल रहे, उनके एजेंडे के विरुद्ध जाकर
माइनॉरिटीज के इशू पर अजीत दादा अपनी सेकुलर इमेज को बचाकर आखिरी दिनों तक रखा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जब बार बार ये होता था कि ये नहीं करने देंगे, अजीत दादा फील्ड में आकर सामने से कहते थे कि मैं माइनॉरिटीज के साथ कोई जाति नहीं होने दूंगा, और उन्होंने उसके साथ न्याय किया। चाहे वो उर्दू अकेडमीज के इशू रहे हो, चाहे मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के इशूज रहे हो, दूसरे बहुत सारे इस तरह की चीजें रही। तो मैंने आज ये महसूस किया कि इस सरकार में जो सरकार चल रही है, हम चूंकि उस सरकार के बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं होते, लेकिन अजीत दादा की वो चीजें जो महाराष्ट्र राज्य के लिए जरूरी थी और जो महाराष्ट्र में बसने वाली हर कम्युनिटीज के लिए, खास करके माइनॉरिटीज के लिए अजीत दादा का जो रोल था, उस पर कभी कोई आदमी उंगली नहीं उठा सका। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं बहुत बार आपके यहाँ डिबेट पे अजीत दादा के विरुद्ध भी बात करता था, लेकिन वो पॉलिटिकल बात थी। लेकिन उनकी जो सोच थी, जो महाराष्ट्र राज्य के डेवलप के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, वो सच कहने से कभी नहीं डरते थे। आपको याद होगा फंड के इश्यूज में अभी बहुत सारी बातें आएंगी भी, वो अगर पैसा नहीं है राज्य सरकार के पास, तो अजीत दादा ही एक मिनिस्टर था जो कह देता था डायरेक्ट कि पैसा नहीं है, मैं इस पर नहीं बात कर सकता। ये मैंने किसी नेता में नहीं देखा, और दम भी नहीं था किसी में। हर राज्य का नेता झूठ बात करता है, लेकिन मैंने अजीत दादा में जो ये गट्स देखे कि अगर पैसा नहीं है किसी प्लान या किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो अजीत दादा कहने से कभी डरते नहीं थे और अपनी जनता के बीच फेस करते थे, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजों पे कहा। दूसरी चीज यह है कि इस राज्य का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, विलास राव के बाद जो सबसे बड़ा लॉस हुआ, वो अजीत दादा की वजह से हुआ। क्योंकि अभी राजनीतिक करवट जो होगी, क्योंकि अब जो बदलाव आ रहा है, जिस तरह की राजनीति अब राज्य में होगी या हो रही है, उसमें अजीत दादा कहीं ना कहीं एक ऐसी धुरी थे जो बैलेंस कर सकते थे। क्योंकि बैलेंसिंग पावर मस्ट है, क्योंकि ये राज्य ऐसा है जो अलग राज्यों की तरह राजनीति करता है। मैं और राज्यों की राजनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है कि नेता आपस में कभी नहीं लड़ते, पार्टी के इश्यूज को लेकर लड़ते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है। खास करके मराठों की राजनीति आपने देखा होगा कि ज्यादातर मराठे जितने साथी काम कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी का रिश्ता शिवसेना में है, किसी का आरपीआई में है, किसी का जो है कांग्रेस में है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैंने कभी किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। अब जो हालात अभी मुकेश दादा कह रहे थे, बहुत अच्छी बात हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र की एक परंपरा रही है कि जब राजनीतिक क्षति होती है तो उसके परिवार के किसी व्यक्ति ही को आगे आना होता है। आपने देखा होगा कि चुनावों में अगर कोई आमदार या खासदार अगर उसकी डेथ हुई तो उसको बाहर से वो सीट बदल कर देने की नौबत नहीं। महाराष्ट्र अकेली राज्य है जहां सभी राजनीतिक दल अपना कैंडिडेट विड्रा करके उसको जोड़कर भेजते हैं। ये पिछले 20-25 सालों में आपने देखा। तो मैं समझता हूँ सरकार इनकी है, जो सरकार का निर्णय होगा उस पर हम सभी साथ हैं, लेकिन एक ऐसा लीडर जो महाराष्ट्र की विजनरी तो था ही, जो महाराष्ट्र की जनता के दिलों में था, भले उनकी पार्टी छोटी रही हो, लेकिन महाराष्ट्र में अपनी एक ताकत थी। तो निजाम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पता नहीं इसका जवाब आप देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। मैं मानता हूँ कि अभी अभी क्या है कि उनकी अंत्येष्टि जो है वो कल होगी। अमित शाह साहब भी आ रहे हैं, मैंने सुना है, और मोहन भागवत जी को भी ब्रीफ कर दिया गया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा कुछ बोला है। फडणवीस साहब ने हर एक से बात कर ली, मोदी साहब ने भी कहा है। अब ये बात मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा उसके बाद सारा शेख जी भी इसके ऊपर कुछ बोले हैं, और समीर बागरे साहब भी और मुकेश गांधी साहब भी, कि सर क्या है कि आई होप द इंक्वायरी विल बी थरो। जो भी इंक्वायरी होगी इसके ऊपर डीजीसीए की और बाकी सबकी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंक्वायरी बहुत अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि बहुत रूमर्स चल रहे हैं हर जगह पे। आई वोंट इवन मेंशन दोस्त, वो मेंशन करने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम क्या है कि ये पायलट साहब जो हैं, सुमित कपूर साहब, ये इसी जगह पर बारामती में ना जाने कितनी बार लैंड कर चुके हैं, कितनी बार टेक ऑफ कर चुके हैं। ये बहुत फेमिलियर थे इस एयरपोर्ट से, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे कि कहाँ लैंड करना है, एयरपोर्ट कहाँ है। ये बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है, आपको पता ही है, आप पता नहीं गए कि नहीं गए, मुझे मालूम नहीं है। वहाँ पर कुछ ज़्यादा साधन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स जस्ट अ 2 रनवे एयरपोर्ट। एक रनवे को 29 कहा जाता है, एक को 11 कहा जाता है, और 11 एयर रनवे जो है वो थोड़ी सी खतरनाक है, क्योंकि उसके आसपास थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ हैं। लेकिन इनको आज 11 का परमिशन दिया गया क्योंकि 29 उन्होंने कहा उनको दिख नहीं रही थी। लेकिन मुझे मैं बड़ा अचंभित हूँ इससे, क्योंकि जब टेक ऑफ किया तो उन्होंने ये कहा कि विजिबिलिटी इज 3000 मीटर्स। सर विजिबिलिटी 3000 मीटर्स का मतलब होता है 3 किलोमीटर।
3 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी है, एयरपोर्ट के ऊपर आकर के चलिए सडनली क्या फॉग आ गया या कुछ भी आ गया, तो मैं बड़ा पजल्ड हूं कि जो पायलट साहब थे वो थोड़ा हवर कर सकते थे, फ्यूल तो था प्लेन में, आधा घंटा 40 मिनट और हवा में रह सकते थे, मेरा कहना धुंध हट जाती। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के निजाम सर साहब? देखिए, ये ईश्वर की मर्जी है, जो होनी थी वो हो गई। लेकिन आप वजाद साहब, आप इतने सालों से मीडिया कवर कर रहे हैं, देश में अब तक जितनी दुर्घटनाएं प्लेन को लेकर हुई हैं, जहां जहां आज तक किसी की जांच की कोई रिपोर्ट आई है? किसी पे कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। रूपानी का केस आपके सामने है, दूसरी फ्लाइटों का केस आपके सामने है। मैं उस बहस में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं आज सुबह से मुंबई में अलग अलग जगह था। मैंने मुंबई शहर को आज ऐसे देखा कि जैसे वो पंग हो गया। हर व्यक्ति इस दुख की घड़ी में ऐसे खड़ा है जैसे उसके परिवार का सदस्य इस दुनिया से जा चुका है। जी जरूर। तो मैं अभी कोई ऐसी कड़वी बात नहीं चाहता कि महाराष्ट्र में हमारे किसी भाई बहन को भी दुख पहुंचे, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि सरकार सही तरीके से स्पेशल टेक्नीशियंस के माध्यम से इसकी जांच कराकर जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य की जनता के आई वांट टू निजामुद्दीन जी, लोग इस पर आपने बहुत बढ़िया बात कही कि he was the secular face in the entire महायुति। महायुति में एक सेक्युलर फेस था जहां मुस्लिम कम्युनिटी खास करके जाके बेधड़क अपना बात कर सकते थे और आशा भी कर सकते थे कि एटलीस्ट कोई तो सुन रहा है हमारे बात, somebody is listening, because वहां दूसरे कोई ऑप्शन आपके पास नहीं था। और हमने देखा लाउड स्पीकर के इश्यू हो, कोई भी इश्यू हो जो मुस्लिम कम्युनिटी से टच है, अजित पवार जी ने लोगों को बुलाया, प्रशासन को बुलाया, बिठा के एक समाधान, एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया। क्या आपको लगता है यू लॉस्ट अ मुस्लिम सेक्युलर फेस इन द महाविकास आघाड़ी? अभी जो सरकार है उसमें तो मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं इसके बाद कोई नेता नहीं बचा जो मुस्लिम इश्यूज को लेकर सरकार के साथ बैठकर बात करें, क्योंकि आज सरकारों का जो एजेंडा है वो खुला हुआ है। अजीत दादा को मैं इसलिए सलाम करता हूं कि जब भी मुद्दा आया है माइनॉरिटी रिलेशंस, चाहे जितना बड़ा मुद्दा रहा हो, अगर वो विषय कोर्ट में भी था तो उसके लिए भी रास्ता निकालने की पूरी ताकत अजीत दादा में थी। और उन्होंने न सिर्फ रास्ता निकाला बल्कि लोगों के दिलों में ये विश्वास जगाया। और ये हर बार अजीत दादा ने पूरे राज्य में जाकर ये कहा है। मेरी बहन सोलापुर की है, उसे मालूम होगा कि जब जो मुद्दे आए हैं, अजीत दादा कभी इन मुद्दों पे समझौता नहीं किया और हमेशा ये चैलेंज उनका रहता था कि अगर सरकार जाती है तो चली जाए, लेकिन जो फेस मेरे खानदान का, मेरे परिवार का रहा है, मैं उस फेस से कभी बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, सरकार बनाना, बिगाड़ना, जनता को नुकसान फायदा जो भी था वो करना उन लोगों का काम है, लेकिन अजीत दादा का जो पर्सनल कैरेक्टर है, जिस पर मैं राजनीतिक तौर पर ये कह सकता हूं कि माइनॉरिटीज का बहुत बड़ा विश्वास था उनके ऊपर। अब जो है इस सरकार में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा चेहरा होगा जो माइनॉरिटीज को विश्वास। एक्चुअली क्या है निजाम साहब, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है समीर भाग्य साहब मेरे से एग्री करें या ना करें, मुकेश गांधी साहब करें या ना करें, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे एक और ऐसे ही मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे और अजीत दादा पवार में ये सिमिलैरिटी थी, मुझे अभी तक याद है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1995 में। होम मिनिस्टर थे गोपीनाथ मुंडे साहब, डिप्टी सीएम थे और होम मिनिस्टर थे, आपको याद होगा। निजाम साहब आप भी एक्टिव थे उस टाइम पे। आई वाज द एडिटर ऑफ द डेली एंड बीइंग वेरी क्लोज टू बाला साहब ठाकरे। जो पहली इनकी सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, गलती से मुझको भी इन्वाइट कर लिया गया उसमें। कैबिनेट मीटिंग मतलब इट वाज एन इनफॉर्मल कैबिनेट मीटिंग में बाला साहब ठाकरे थे, और बाला साहब ठाकरे ने मुझे साथ में बिठाया और बोला कि राजीव तू सबकी शक्लें देख और मुझे बता इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और उसका नतीजा ये निकला कि बाद में आकर के मैंने बाला साहब को बोला इसमें सिर्फ दो आदमी बहुत अच्छे तरीके से सच बोल रहे हैं, एक गोपीनाथ मुंडे है और एक सुधीर जोशी है, बाकी किसी की बात पर विश्वास मत करिए। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, बाला साहब ठाकरे स्टार्टेड लाफिंग एट मी, कहते तेरे को इतनी अच्छी मराठी आती है क्या, मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा सर ऐसा है, मैं मराठी समझता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, एक एक चीज मैं समझता हूँ, लेकिन बाद में कुछ और कर रहा हूँ। उसी मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि जो हज हाउस का मसला जो है इतनी देर से यहाँ पे ठंडे रास्ते में है, गोपीनाथ मुंडे जी ने खड़े होकर सबके सामने कहा। और ये मीटिंग कहाँ हुई मैं आपको बता देता हूँ, इट वाज द रूफटॉप ऑफ द ओबरॉय। समीर भाग्य साहब सुनने वाली बात है, उस वक्त सीपी थे हमारे दोस्त जी त्यागी साहब, आर डी त्यागी साहब, उन्होंने खड़े होकर बोला जी, सीधे साधे तौर पर गोपीनाथ मुंडे साहब ने कहा ये मुसलमानों का मैटर है, ये मैटर मुस्लिम कम्युनिटी का है, इसमें सरकार का क्या लेना देना,
ये हमारे जो जितने सेक्रेटरी हैं सब लोग हैं, वर्ती साहब को हुआ चीफ सेक्रेटरी एट दैट टाइम, उनको बुलाया गया और उनको कहा गया हजा उसको हैंडओवर कीजिए, इसी वक्त हैंडओवर कीजिए। किसने बोला? गोपीनाथ मुंडे साहब और बालासाहब ठाकरे। आई स्टिल रिमेंबर मनोहर जोशी वॉज नॉट इन फेवर, बट और मनोहर जोशी साहब को इंस्ट्रक्शन कहां से आ रही थी आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर उस वक्त कांग्रेस के एक बड़े लीडर भी उसके विरोध में थे। जी मालूम है सर। मैं ये भी कह सकता हूँ सर मालूम है, चीजें छपी हुई हैं। सर मालूम मैं इससे डरता नहीं, लेकिन मैं केवल इतना, नो डाउट उन्होंने जो है उस वक्त बड़ा और उसके बाद अगर मैंने किसी ऐसे लीडर को देखा है तो वो अजीत दादा पवार को देखा है। वो किसी से डरते नहीं है, वो मतलब ऐसे थे कि जो दिल में है वो जबान पे। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी भी ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन वो जरा बहुत प्यार से, बड़े प्यार से, इत्मीनान से करते हैं। बट दीज गाइज दे वर नेवर स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। कुछ भी बोलो तो सारा शेख जी, मैं आपके पास जाना चाहता हूं, आप ये बताइए कि जहां तक के अजीत दादा पवार का प्रभाव है आपकी खुद की जिंदगी पर, आपकी खुद की पॉलिटिकल लाइफ पर, वो क्या है? आपने क्या सीखा उनसे, वो जरा बताइए सारा शेख जी। लेकिन हमेशा मैं अपने, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, सारा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन वी डू समथिंग अबाउट द ऑडियो प्लीज ऑफ सारा शेख जी? We'll go to her. We will go to her as soon as we solve the audio. There's a network issue in Solapur. There's every issue in Solapur. सोलापुर में तो आज की तारीख में इशू है। लेट्स गो बैक टू मुकेश गांधी साहब। सारा शेख जी मैं आपके पास आता हूँ, वी आर सॉल्विंग द नेटवर्क इशू। आपका नेटवर्क इशू सॉल्व करते हैं, एक मिनट दीजिए बस मुझे। मुकेश गांधी साहब, मुकेश गांधी साहब, एज फार एज व्हाट जो अभी निजाम साहब ने कहा, समीर बागरे साहब ने कहा, सर अजीत दादा पवार की कोई रिप्लेसमेंट है नहीं आज की तारीख में। As far as the NCP Ajit Dada is concerned, finally I think all of you will have to merge. आप लोगों को मर्ज करना पड़ेगा, जहां तक मैं समझता हूं। हो सकता है ना भी हो, मुझे मालूम नहीं है आप क्या समझते हैं इसके बारे में। मुकेश गांधी साहब बोलिए। देखिए राजीव जी, अजीत पवार जी का रिप्लेसमेंट है ही नहीं जी, जैसे राजीव बजाज का रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता। हाँ one minute यार, one minute. Let me inform our viewers. मुकेश गांधी साहब is talking about राजीव बजाज और बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के राजीव बजाज की बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात नहीं कर रहे। हाँ बोलिए सर आप। नहीं, मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। जी बोलिए सर, बोलिए। ऐसा है, मैं आपकी प्रशंसा नहीं करता हूँ, पर हर व्यक्ति की एक व्यक्ति विशेषता है। अभी आपको जैसे सहारा से लेकर के आज तक लोग देखते हैं, आपके तारीफ के काबिल हो जाते हैं, तो ऐसे अजीत पवार जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि इनकी तुलना किसी के साथ हो नहीं सकती। मैंने आपको कहा ना कि कई बातों में वो शरद पवार जी से भी आगे चलते हुए और आगे काम करते हुए दिखते थे और काम करते भी थे, तो उनका रिप्लेसमेंट तो होना संभव नहीं है। पर हर सिस्टम के अंदर किसी न किसी को बिठाना पड़ता है। इंदिरा गांधी जी के बाद में राजीव गांधी आते हैं, राजीव गांधी के बाद में पीवी नरसिंह राव आते हैं, सब एक के बाद एक खड़े होते हैं और नेतृत्व करते हैं। पर अजीत पवार जी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। पर अजीत पवार जी का जो जीवन दर्शन था, जो उनकी जो विजनरी लाइफ थी, वो हमारे एनसीपी के सभी नेताओं को मार्गदर्शन करेगी। अब दूसरी बात राजीव जी, ऐसा है कि मर्जिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है जी। कि मर्जिंग करने से, मैंने आपको जो पहले बताया कि मर्जिंग करने के बाद में एक ही चीज हो सकती है कि अजीत पवार की जगह हमारे दोस्त ने जो बताया वैसे सुप्रिया सुले जी को, परिवार की व्यक्ति को आगे कर सके। रोहित पवार या और कोई पवार फैमिली में ऐसा स्ट्रॉन्ग या इतना ये लोक नेता नहीं है जितनी सुप्रिया सुले जी है। तो मुझे तो लगता है कि या तो छगन भुजबल जी या तो सुप्रिया सुले ये नेतृत्व करेंगी। और इन सबके साथ में अगर आपको मैं सच बात बताता हूं, मैं प्रफुल्ल पटेल जी का चाहक हूं इसलिए नहीं बताता हूं, पर प्रफुल्ल पटेल जी ने जिस तरह से एनसीपी को संभाली है, हर नेताओं के मतभेदों को मिटाया है और सबको साथ में रह करके काम करने का जो उनका तरीका है, और वो जितने अजीत पवार से नजदीक थे उतने शरद पवार जी से नजदीक है, सुप्रिया सुले से नजदीक है, और हर पार्टी के लीडर और वर्करों के साथ भी नजदीक है। तो
ये बड़ा चेहरा तो इसमें सबसे गांधी साहब- है प्रफुल्ल पटेल। Gandhi साहब selecting प्रफुल्ल one पटेल leader. नेतृत्व करेंगे। Selecting one leader is the other thing, but having a face of leadership is the other. जैसे निजामुद्दीन राइन साहब ने कहा कि एक सेक्युलर फेस, एक्सेप्टेबल फेस, जहां हर कम्युनिटी अपने दुख और दर्द लेके पहुंच सकते हैं, और पहुंच के ये इतना तो उनमें विश्वास है कि ये व्यक्ति उसको एटलीस्ट 100% कोशिश करेगा उस सॉल्यूशन पाने के लिए। That kind of a confidence among minorities. ना ऐसे कोई भी ऐसे लीडर आप बता दो आपके जो अभी एग्जिस्टिंग एनसीपी अजित पवार में जो केपेबल है उस स्टेचर का, जहां माइनॉरिटीज एक फेथ लेके उनके पास जाए, और फुल फेथ से अगर वो मिला भी नहीं मगर ये चल के वापस आते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने कोशिश किया। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ अ लीडर? मुकेश गांधी सर। यस, प्रफुल्ल पटेल जी इज सच अ पर्सनालिटी। अभी आपने देखा होगा सिद्दीकी के प्रचार सभा में गए तो उन्होंने अपना सेक्युलर स्टैंड इलेक्शन के अंदर कितना खुल के दिखाया है। नागपुर में भी वो गए तो वहां भी उन्होंने अपना सेक्युलर स्टैंड कितना दिखाया है, और हमेशा सेक्युलर स्टैंड के बारे में जितने अजित पवार पावरफुल है उतने ही प्रफुल्ल पटेल जी पावरफुल है, उतने ही छगन भुजबल जी पावरफुल है, और उतने ही सभी हमारी पार्टी के लीडर पावरफुल है, क्योंकि सेक्युलर ये हमारी पार्टी की एक पहचान है, और ये पहचान ये कारण ही अभी कोई भी ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं साथ में रखते हैं। There is no example of Praful Patel in Maharashtra politics that taking up a secular cause. We got 100 examples of Ajit Pawar taking up cause for secular. नहीं, because अजित पवार विश्वास है run for working। सर, अजित पवार जी फ्रंट में थे और वो काम करके दिखते थे और उनकी सभाएं ज्यादा होती थी, पर मैं आपको बताता हूं कि प्रफुल्ल पटेल जी ने ये सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने का पहला प्रॉमिस अमित शाह जी से प्रफुल्ल पटेल जी ने लिया था, और उसके कारण इन सारा योग हो गया बीजेपी के साथ में, फिर भी वो जुड़ के रहे हैं। सर, प्रफुल्ल साहब को आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप तो उनके साथ रहे हैं, आपने तो उनके ऊपर किताब भी लिखी है। मैं मुकेश गांधी साहब आपसे पूछ रहा हूँ, बिफोर आई गो टू समीर बागरे साहब, विल प्रफुल्ल विल ही एग्री टू कम टू महाराष्ट्र? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक ही विल। वो तो दिल्ली में सेट है सर, वो बिल्कुल वो महाराष्ट्र में नहीं आएंगे वो, वेरी फ्रैंकली। ही इज वेटिंग फॉर अ कॉल। एक बहुत अच्छे संयोजक है, और वो सभी को मिलाने पे करके जो बिहाइंड द स्क्रीन जो काम करना होता है, जब आपको मालूम होगा जब सोनिया गांधी जी के साथ में भी वो काम करते थे, कांग्रेस के साथ में भी काम करते थे, तो भी उन्होंने कोऑर्डिनेशन का शरद पवार जी का और सोनिया जी का और अदर पार्टीज का कोऑर्डिनेशन का काम जो लेवल पे जो ऑल इंडिया में फ्रंट बनाई, उसके पीछे भी प्रफुल्ल पटेल जी का बहुत बड़ा रोल था। तो इसी तरह अभी आने वाले समय में प्रफुल्ल पटेल जी का रोल एक बहुत ही अच्छे संयोजक के रूप में होगा। प्रफुल्ल पटेल को खुद भी महत्वाकांक्षी नहीं है कि मुझे डेप्यूटी सीएम बनना है, कि मुझे ये करना है वो करना है। He wants to keep the party intact, and he is the biggest lover and devotional approach for the Sharad Pawar. He will don't you believe गांधी साहब, वो पूरे पार्टी जो बचा कुछ है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एक बार प्रफुल्ल पटेल जी को आप या डेप्यूटी सीएम बना दे। नहीं, उनको बनना ही नहीं है, पार्टी विल ब्रेक अप। जो बजाज साहब बोल रहे पूरे बीजेपी में चला जाएंगे। बोलिए। ऐसा है, देखो महाराष्ट्र की राजनीति में जो दौर चलता है वही चलता है। मैंने वही आपको कहा कि यहाँ आज इमीडिएटली प्रफुल्ल पटेल जी को डीसीएम बनाने की मैंने कोई बात नहीं की है, और इसमें इफ एंड बट भी नहीं है। प्रफुल्ल पटेल विल बी द कोऑर्डिनेटर, वो सबको साथ में रखेंगे। आई होप सो। दोनों पार्टी मर्ज हो जाएगी तो दोनों को साथ में रखेंगे, और एनसीपी का विकास और विस्तार वो करते रहेंगे, ये मेरी बात है। In any event, he is still doing the same thing. आज तक वही कर रहे हैं। समीर बागरे साहब, one second, sir. I really have to, because we are not running out of time. If you have the time, we can go on. Let me tell you very frankly. मेरा था, sir, very frankly speaking, 26 जनवरी के बाद और उसके बाद कल सब कुछ देखने के बाद मैं इतना खुश हो गया सर, very frankly speaking, कि 17 के 18 साल के बाद European Union has finally signed a free trade agreement with India. It's the longest negotiated agreement in the history of the world. 20 साल लगे सर इस एग्रीमेंट को। इसकी वजह से क्या हुआ है, ट्रम्प साहब के टैरिफ, बाकी सब चीजें वो सब खड्डे में गई सर।
India and Europe have created a $2 billion market, not $2 billion, of 2 billion customers. That's what has happened. Sir, it is so big, I don't even know where to begin. Very frankly speaking, Sameer Bhakre Sahab, I know we are talking about Ajit Dada, but I would like a few words, sir, on what is going on right now, because the European delegation is still here. Bhakre Sahab, please. सर Yes, राजीव ओझा जी, एक बात करता हूँ मैं मुझमें। राजीव जी, अभी सही में राजीव जी अजीत एक दादा, मिनट सर, एक मिनट भाकरे जी। राजीव जी, अभी आपको एक आनंद तो ये होगा कि अभी जो इम्पोर्टेड कार है ना, जिसके ऊपर 110% ड्यूटी लगती थी, 40%, वो अभी खाली 10% लगेगी। हाँ, वो आप लोग खरीदेंगे सर, मैं तो ऑर्डर में जाता हूँ। अभी नई इम्पोर्टेड गाड़ी में देखना चाहता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। You can buy a car and gift it to me. I shall be happy to receive. हाँ, बागरे साहब बोलिए सर। राजीव जी देखिए, आज जैसा आपने कहा कि आदरणीय अजीत दादा पवार जी के अलावा आज कोई बात करने का सही में मन नहीं है, लेकिन आपने यूरोपियन यूनियन और भारत देश की जो ट्रेड डील के बारे में पूछा है, तो एक कुछ लाइनें मैं कहना चाहूंगा। बेसिकली दिस इज, यू कैन से, द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स इन द वर्ल्ड विच हैज हैपेंड। उसका रीजन ये है कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इज कमिंग टुगेदर। इंडियन इकोनॉमी इज एट द 4th पोजीशन और यूरोपियन यूनियन की जो 27 देशों की इकोनॉमी की टोटल मिला के वी आर लुकिंग एट अ मार्केट साइज ऑफ, जैसा आपने राइटली कहा, 2 बिलियन पीपल एंड $20 ट्रिलियन की इकोनॉमीज है। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा बूस्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। और आपने जैसे कहा कि ट्रम्प साहब का जो एक टैरिफ का जो प्रेशर और वॉर चल रहा था, तो देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक अपनी तो शक्ति ऐसी बनाई है कि नोबडी कैन आर्म ट्विस्ट आवर कंट्री। और अगर ट्रम्प साहब कुछ चाहते थे कि हम रशियन ऑयल बंद करें या हम कुछ करें, तो भारत देश ने अपने हित में जो है वो किया। और ये ट्रेड डील के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब करीब भारतीय कंपनीज जो है उनको 99% जो प्रोडक्ट्स है, 99% प्रोडक्ट्स विल बी फ्री ऑफ टैरिफ्स। There will be lot of concessions to our companies, to our professionals, to our manpower working in Europe. और इसके एवज में देखिए भारत ने जो ट्रेड डील साइन किया है, जो हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हमने उनको प्रोटेक्शन दिया है। जहां पर हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जहां पर हमको कैपिटल की जरूरत थी, जैसे कि मतलब डिफेंस सेक्टर हो, जैसे बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो, बाकी वाटर हो, पोल्यूशन हो, तो वहां पर यूरोपियन कंपनीज विल कम इन लार्ज नंबर्स एंड वी विल हैव दैट टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। सो ऑल इन ऑल ये ट्रेड डील मोदी साहब के नेतृत्व में और पीयूष गोयल जी ने जो इतना सस्टेन एफर्ट लिया है, तो मैं मानता हूँ कि इतने सालों के इनकम टैक्स, जीएसटी और बाकी रिफॉर्म्स के बाद ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको एक सेकंड और थर्ड लेवल का जो एक बूस्ट मिला है। सो इससे हम लोग जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 में, उसके तरफ एक बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूँ। जो आपने अभी भी कहा 99% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स विल बी फ्री ऑफ टैरिफ्स। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी, वन थिंग आई एम वेरी हैप्पी अबाउट सर, ड्यूटीज ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स के ऊपर जो अभी तक ड्यूटीज थी ना इंडियन टेक्सटाइल्स के ऊपर 24%, दे विल कम डाउन टू 0। लेदर गुड्स दे विल कम डाउन टू 0। जितनी भी ऑल द वॉट एवर जो हमारे जो लेदर के एक्सपोर्टर्स हैं, कानपुर वाले, मिर्जापुर वाले, बाकी हर जगह पे जो वॉट एवर दे हैड लॉस्ट, दे हैव गेन्ड फ्रॉम दिस डील। Abhi it will take some time for it to be of course activated because the European Parliament has to endorse it. But all I am saying is, sir, जितने हमारे products थे, including even small little things like bags, जिनके ऊपर इतनी बड़ी tariff लगी हुई थी यूरोप में, all of it is gone. The boost to the Indian economy, by the way, is going to be to the tune of about 2.7% in terms of GDP increase per year. आप देखिए 2028 से Indian economy will grow by about 9.8%, all because of this new European deal. And there is already a clamor in America to Mr. Trump कि भैया साइन करो जल्दी, इसके पहले कि यूरोप जो है पूरी बाजी मार जाए, हमारे पास हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं अगर हिंदुस्तान उस तरफ चला गया। And one more news I can give all of you, I'm sure Mr. Bhakre would be knowing on it, and if he doesn't know, then I feel really proud that I have got some information before he has, कि India and China are also working out a free trade deal, and it is going to become effective in 6 to 8 months. It's going to be really big. It is. Russia, India, China. Russia, India, China is the biggest market in the world. और यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ समीर भाकरे साहब, सॉरी प्रदीप जी,
समीर बागरे साहब, एक चीज आप भूल गए बोलना, या शायद आप बोल रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट कर लिया, उसके लिए माफी। सर, यूरोप इज गोइंग टू शेयर ऑल इंटेलिजेंस with regard to terrorist financing and everything else with India. That is huge. You know, the most important thing that Prime Minister Modi said, Bakre Saab, was that India, EU is going to be what we call the stability to the world order. Stability to the world order is one of the greatest things, because आज जिस प्रकार से US, Trump जिस प्रकार से ईरान हो या अलग हो, now at the same time, as you said, the Indo-China, the Chinese premier said the dragon and the elephant are going to be friends again. Now these two are very fantastic developments, Samir Bakre Saab. When you say the stability to the world order, how do you see this Prime Minister Modi Saab ka statement? How do you see the stability to the world order? देखिए प्रदीप जी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि नाउ द जियो पॉलिटिक्स जो चेंज हो रहा है दुनिया में, और इसका केंद्र बिंदु हमारा भारत देश हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्रधानमंत्री मोदी जी के स्ट्रांग लीडरशिप का भी है, और हमारे सभी भारतीय जो है जो पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारा बिजनेस बढ़ाने में, एक्सपोर्ट बढ़ाने में। सो इट्स अ कलेक्टिव विन फॉर आवर कंट्री। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो अमेरिकन एक डोमिनेंस हुआ करता था पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में, आज भारत एक दुनिया में 140 करोड़ का मुल्क है, 800 करोड़ में से हम लोग 22% है। तो मुझे ऐसा कहना है कि नोबडी कैन इग्नोर आवर कंट्री फॉर प्लानिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ देयर ओन कंट्री। सो यूरोपियन यूनियन ने भी समझ लिया है कि भारत ही ऐसा देश है जहां पर जिनके साथ पार्टनरशिप करके वी कैन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। और यूरोपियन यूनियन के जो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि इंडिया, जब इंडिया गेट स्टेबलाइज सो वर्ल्ड स्टेबलाइजेस। सो उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हम लोग पूरे दुनिया में व्यापार करना चाहते हैं, सभी देशों से दोस्ती रखना चाहते हैं, और हम लोग इक्वल फुटिंग पे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको आप डोमिनेट करके बात की जाएगी, जैसा रशियन ऑयल का, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उस वक्त अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि हम लोग रशियन ऑयल खरीदने से रुक जाए, लेकिन हमने रुके नहीं, क्योंकि हमारे देश के हित में था, हमको सस्ते में वहां से मिल रहा था। सो व्हेनेवर द कंट्री, अभी भी मिल रहा है सर, अभी भी मिल रहा है। Yes, when the country's interests are there, India stands tall under the leadership of Honorable Prime Minister मोदी जी। और देखिए, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, करीब $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि विद दिस 2 ट्रेड डील्स विच आर इन द ऑफिंग, हमारी जो इंडियन कंपनीज है जो चाइना में एक्सपोर्ट करना चाहती है, उनको भी एक मार्केट मिलेगा जिसमें एक फ्री फ्लो ऑफ मनी एंड गुड्स एंड एवरीथिंग रहेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित भारत के तरफ सही में अभी निकल चुकी है, और हर भारतीय का एक सपना विकसित भारत। सर, यू फॉरगॉट टू से एनीथिंग अबाउट, सर, जो मैंने आपसे पूछा सुरक्षा के मैटर में, सुरक्षा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इंटेलिजेंस एक्सचेंज, सर दैट फॉर मी इज द बिगेस्ट डील व्हिच हैज बीन साइंड। क्या था कि अभी तक राजीव जी, जी मैं एक सेकंड सर बस जस्ट आई नो सर वन सेकंड एक मिनट सर जी, मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, मैं बारामती के लिए मुझे निकलना है, मैं आपके शो के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। जी ओके सर, थैंक यू सर, प्लीज मुझे क्षमा कीजिए। थैंक यू सर, मेरे को बारामती के लिए स्टार्ट होना है। गॉड ब्लेस यू सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू सर। समीर बागरे साहब, ओवर द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी डील विद यूरोप, आई वांटेड यू टू से अ लाइन सर, प्लीज। नहीं राजीव जी, यू राइटली पॉइंटेड आउट दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एक तो क्या होता है कि जो टेरर फंडिंग का ट्रेल होता है, कभी कभी काफी देशों में जो फॉरेन बैंक्स है, इनके इसमें डमी अकाउंट्स में ये पैसा रोटेट होकर मनी लॉन्डर होके आता है। एंड देयर वर सर्टन कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन जहां पर ये टेररिस्ट एक्टिविटी को उनकी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती थी, लेकिन क्लैंडेस्टाइनली होता था। तो एक जो ऑफिशियल फ्रेमवर्क हुआ है फॉर शेयरिंग द टेरर इंफॉर्मेशन, दो आवर डिप्लोमेसी वाज वर्किंग विद देम ऑल द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज सिंस मेनी ईयर्स, बट एक ऑफिशियल फ्रेमवर्क में आने के बाद अ मैसेज इज सेंट अक्रॉस द टेरर नेटवर्क दैट नाउ मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट एक्सेसिबल टू यू। एंड आज हमारे मतलब मैं तो कहना चाहूंगा कि यूरोप के साथ हमारी गहरी दोस्ती है, उसके साथ हमारी गल्फ कंट्रीज के साथ भी गहरी दोस्ती है। आप देखिए दुबई के भी जो ये थे वो अभी इंडिया आके गए, और उन्होंने भी भारत के साथ जो भी फ्यूजिटिव्स थे उनको डिपोर्ट करने का काम किया है। तो हमारी दोस्ती सऊदी अरेबिया से भी है, हमारी दोस्ती ईरान से भी है, हमारी दोस्ती दुबई से भी है, और पूरे यूएई और बाकी जो मुल्क है जो खाड़ी देश या मिडिल ईस्ट कहा जाता है उनसे सबसे दोस्ती है। तो
तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये डिप्लोमेसी की जीत है और भारत के हर नागरिक को एक आश्वस्त करने की बात है कि अभी जो टेररिस्ट है सिर्फ पाकिस्तान और दो चार जो रोक कंट्रीज है उनमें इनको पनाह मिलेगी, बाकी दुनिया भर के दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है राजीव जी की टेरर फंडिंग को रोकना। तो टेरर फंडिंग का ट्रेल अभी जैसे अमेरिकन रोकते हैं, यूरोपियन बैंक्स भी काफी बड़ी बड़ी है। सो हमको ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा कि बैंकिंग चैनल्स में देयर विल बी लॉट ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच विल बी शेयर्ड विद अस, देयर विल बी लॉट ऑफ फिजिकल इंटेलिजेंस विल बी शेयर्ड विद अस एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट इट इज पुट इन द ऑफिशियल फ्रेमवर्क ऑफ द एग्रीमेंट। निजामुद्दीन साहब, भले आज पॉलिटिक्स डिस्कस करने की बात नहीं है, मगर राहुल गांधी जी खड़गे साहब को प्रोटोकॉल के विपरीत थर्ड रो में रिपब्लिक डे में बिठाना ये शोभा नहीं देता। बिकॉज क्रिड प्रो क्यों देखोगे, लाल कृष्ण अडवाणी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे फ्रंट रो पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ बैठते थे। तो ये भेदभाव किस प्रकार से देखते हो, क्या जरूरत है ये भेदभाव का? निजामुद्दीन जी, इनके लीडरशिप को हम क्या बोल सकते हैं, उनकी सोच इतनी घटिया है। आपको याद होगा कि जब 2 सांसद इनके पास थे, जब सरकार नहीं बन रही थी, आपको याद होगा ये हार गए थे चुनाव, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनके 3 लोगों को चुनाव जिताकर लाके उनको लीडर में बिठाया हाउस में, इसलिए कि बात करने वाला भी कोई चाहिए। अगर उनकी मानसिकता ओछी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देश रहा गणित तौर से देख रहा। किसी भी लीडर अपोजिशन के साथ इस तरह का व्यवहार करना ये कोई अच्छी बात है क्या? आज तक कांग्रेस की हिस्ट्री में 50 साल में जब से सरकारें हैं बता नहीं सकते बीजेपी के कोई नेता कि उनके किसी नेता का कहीं अपमान हुआ हो या जिस तरह की चीजें, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी भी मन बहुत व्यथित है अजीत दादा को लेकर, इसलिए मैं पॉलिटिकल बहुत कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनकी मानसिकता इतनी घटिया है। भारत के जो सरकार इस वक्त है कि एक सीनियर मोस्ट लीडर, ऐसा नहीं 4 टर्म के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट रैंक के उनको जो है चीजें दी गई हैं, एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के वो सदस्य हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की घटिया हरकत करना ये कि शोभा नहीं देता ना सर। तो और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं बाकरे साहब, तो जिस राहुल गांधी जी ने आलोचना किया है, बोले कि ट्रंप ने जो 25% टैरिफ कर दिया है, 4.5 करोड़ लोगों के नौकरियां पर लात मारा है और उसके लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए सर, मैं अभी भी ये कहता हूं कि ये जो चीजें दिखा रहे हैं मोदी जी, ये सपना ही है। जब तक कोई धरातल पर कोई विषय तुरंत नहीं आ जाए या उसका बेनिफिट मिलने नहीं लगे, तब तक उस पर क्या बात करना। मनरेगा जैसा इशू जो भारत के गरीब लोगों की रोजी रोटी थी उसको छीन लिया आपने। आज जिस तरह की चीजें प्रोडक्शन में दिखा रहे हैं ऐसा कहीं होता नहीं है सर। खूबसूरती दिखाना एक अलग चीज है, उस पर अमल होना और वो फील्ड में दिखना दोनों अलग चीजें हैं। मैं कामना कर सकता हूं कि भारत का भविष्य जहां है वो सुरक्षित रहे, और अगर कोई डेवलपमेंट इतना बड़ा हो रहा है जिससे पूरा भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा, तो ये एक स्वप्न है और स्वप्न देखना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं उन्हें देखना चाहिए, वरना हालत क्या है। आज आपके पास कितना पैसा है, कर्ज कितना है, पहले ये देखिए ना। आप कर्ज लेके घी पी रहे हैं सर, आपके पास कोई इनकम अभी नहीं आ रही जो आप उसको बचाकर डेवलपमेंट करेंगे। अभी तक जो डेवलपमेंट की स्कीमें आप दिखा रहे हैं ना सर, वो स्कीमें सिर्फ कर्ज के ऊपर हैं। आज कर्ज का रेशियो देख लीजिए और आज के आदमी की, एक व्यक्ति की इनकम देख लीजिए। आप अभी यूरोपीय यूनियन की बात कर रहे हैं, 40 से 50 हजार इंस्टीट्यूट हर साल जो है भारत छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। तो कुछ तो विषय होगा ना सर। मैं उसकी बहुत बारीकी पर नहीं जाता क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, इतिहास का विद्यार्थी हूं। मैं उस पर बहस कर सकता हूं, इसलिए जो उसके एक्सपर्ट हैं आप उनसे चर्चा करें, वो आपको उसका जवाब देते हैं। I need to reply to this. जहां तक हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम का सवाल है, पर कैपिटा इनकम इज रियली ग्रोन, इट हैज ग्रोन 3.5 times, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कर्ज का सवाल है, हमारे जीडीपी को देख करके जो कर्ज है वो विद इन कंट्रोल है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू द फॉलिंग रूपी in comparison to the dollar. I hope the Reserve Bank of India takes appropriate action on that. बोलिए आज डॉलर का रेट क्या है होगा? आज डॉलर और भारत के रुपए में कितनी समानता है? जी जी, तो कितनी समानता है? हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा है जी। बाकरे साहब, ये 3 इश्यूज पे, एक तो
कि थर्ड रो पे आपने राहुल गांधी जी खड़गे साहब को रखा। ये प्रोटोकॉल कब तक आप किसी एक लीडर का बेइज्जती इस प्रकार से करेंगे, नंबर वन। एंड नंबर टू, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि एक्चुअली 4.5 करोड़ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट बिकॉज 25% ट्रम्प टैरिफ्स ऑन इंडिया। नाउ हाउ यू वांट टू, एंड रूपी डॉलर की जो वेरिएशन है 91.99, 91 रुपए 99 पैसे का ऑल है दीस डॉलर। थ्री इश्यूज इफ यू कैन, बाकरे साहब, बिकॉज राहुल देखिए सर, हम भी रजल हैं। 2 मिनट सुन के निकलिए, ये बाकरे साहब का रिप्लाई सुनिए ना, बोलिए। वो आपकी रिप्लाई सुनते रहे सर, वो चुपचाप ये आराम सर से, बहुत ध्यान से। अच्छा बोलते हैं बागरे साहब, मैं उनको सुनता हूं क्योंकि Please. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता जी, है। बोलिए बागरे और वो साहब। बिल्कुल प्रैक्टिकल लीडर हैं, मैं इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब जी जी जी, बोलिए बोलिए प्लीज। 2 मिनट सुन लीजिए फिर हम लोग। हाँ। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि 4.5 करोड़ नौकरियां ये यूएस टैरिफ से गई, तो मुझे तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड कहीं दिखा नहीं है। और भारत में जैसा एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ा है, यूएस में भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। और हमारे देश में जो सरकार है उन्होंने एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्शन दिया है थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले बजट में भी बहुत कुछ रहेगा जो एक्सपोर्ट की हमारे तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी वेल सेटल्ड है। अभी हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये तो पहली बात है। और राहुल गांधी जी कहाँ से फिगर्स ला रहे हैं मुझे नहीं पता। और तो जब तक वो अपना सोर्स या कैलकुलेशन नहीं बताएंगे या उसका कोई प्रमाण नहीं देंगे तो हम ऐसी बातों पे कैसे कमेंट करें। कल कोई कह देगा कि भाई 6 करोड़ नौकरियां गई, 10 करोड़ गई, तो आपके पास कुछ प्रमाण होने चाहिए। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, सरकार के जो प्रोटोकॉल के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से उन्होंने किया होगा। लेकिन मैं इसमें एक लार्जर पॉइंट्स मतलब मेरे कांग्रेस के मित्र उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए राहुल गांधी जी को बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो मौके थे उन पे ऊपर उनको इनविटेशन मिलता है, लेकिन आप देखेंगे 100% में से 70% टाइम वो चीजें अटेंड नहीं करते। सो एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते उनकी ये भी जवाबदारी बनती है कि जो इम्पोर्टेंट वोट टेकिंग सेरेमनीज है या जो देश के जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है उसमें उन्होंने अटेंड रहना चाहिए। जो प्रोटोकॉल की बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई डेलिबरेटली किया गया होगा। तो प्रोटोकॉल जो सरकार के जो प्रवक्ता है या सरकार की जो प्रणाली है उसमें भी कहा जाएगा। ऐसे देखिए आज हम लोग हमारा गणतंत्र दिवस मना रहे, वहां पर हमारे सभी लोग भारतीय जो है वो प्रेजेंट रहे और वो सब अपना मतलब एक हमारे देश पे गौरव करिए। किसी को नीचा दिखाना है ऊपर दिखाने का ये भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। क्योंकि हमारी आज देखिए मोदी जी की सरकार पूरे दुनिया में और हमारे भारत में तो ये है। तो ऐसे चीजों में ना भारतीय जनता पार्टी पड़ेगी ना मोदी साहब पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा कहना है कि राहुल गांधी शुड अटेंड द इम्पोर्टेंट ओकेजन्स एज ही हैज अटेंडेड दिस रिपब्लिक डे। तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि ऐसी कोई Sir, maybe you don't know about it. Sir, it has already happened. Let me tell you this very frankly, Bagre साहब, mind मत कीजिएगा. Sometimes what happens is that the people involved in the warrant of protocol, there is a warrant of precedence. उसको warrant of precedence बोलते हैं, जिसमें कौन कहाँ बैठेगा, कौन where, who will be seated. उसमें क्या होता है? I'll be very frank with you. Sometimes people are more loyal than the king. वहाँ पर आपको जरा अच्छी तरह देखना पड़ेगा जो आपके ब्यूरोक्रेट है नीचे कि वो कर क्या रहे हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जवाबदारी फिर आपकी आती है, उनकी तो आती नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भाई कैबिनेट रैंक है आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर। इफ दिस वर, अगर ये यूके होता, यूनाइटेड किंगडम होता, तो राहुल गांधी को शैडो प्राइम मिनिस्टर बोलते। तो मेरा ये कहना है कि यूजुअली लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज सीटेड इन द सेकंड रो इफ नॉट इन द फर्स्ट रो, यूजुअली That was the norm earlier. If it has changed, I would like to know. बागरे साहब, और दूसरी चीज जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, अप्रैल टू दिसंबर 2026, जनवरी के फिगर्स अभी आए नहीं हैं, आपको बता दूं सर, अप्रैल टू दिसंबर 2025 India's exports, total exports, according to the Reserve Bank of India, have reached $634.26 billion. $634.26 billion, which is a 4.33% growth on last year, on 24-25. और अनुमान यह है कि मार्च तक 25-26 मार्च तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं they will be at $850 billion, and that I think will be almost a 5 to 6% increase from last year. Bakri sahab. Yes. So that I think is brilliant. It's absolutely fantastic. But I would request you kindly look at the people who are in. उनको क्या होता है कि कभी-कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो खुश हो जाएंगे अगर हम इस तरीके से बिहेव करें तो. I'm being very frank with you because I've seen it happen.
मैंने देखा ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर। राइट जेंटलमैन, समीर बागरे साहब और निजाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार। हमारे साथ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीत दादा पवार के दुखद निधन पर हम सब लोग शोक व्यक्त करते हैं और भगवान उनकी फैमिलीज को, उनके परिवार को शक्ति दे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, नमस्कार। नमस्कार। But Pradeep ji, this is the first time I've really seen that the leader of the opposition is being treated in such a manner, which is terrible. I don't think You it don't should have be to done. do that, and so openly. And what are you trying to do? Humiliate a person? I mean, लोकतंत्र की बात कर रहे, you want to save the constitution, you want to see the liberty flourishes. At the same time, equality of opportunities, हर चीज का आप दौड़ देते हो और फिर करने में कुछ और करते हो. अरे भाई It doesn't फ्रंट look रो good to any में normal person. सर जहाँ पर डॉक्टर जयशंकर बैठे हैं, राजनाथ सिंह जहाँ पर बैठे हैं, अगर वहाँ पर आप राहुल गांधी जी को बिठा देते, which he deserves by the way according to the protocol, Yes, yes. according to the warrant of precedence, he deserves it, he is बिल्कुल। the LOP, वहाँ पर आप बिठा देते तो आपकी सर तारीफ होती। लेट्स बी वेरी क्लियर, जो आज की तारीख में आपको, जैसे बागरे साहब हैं, वो बोल नहीं पा रहे थे। मेरा ये कहना है कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे, वो जान के करते हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ सर, And it would be so nice to see Rahul Gandhi in the front row. It shows us a strong democracy. यस, कुछ भी हो, हमारे हमारे opposition leader हमारे साथ है ना, Yes, yes. भाई भारतीय ना, बिल्कुल। ठीक है। राजनीतिक तौर पर हमारे विरोधी हैं तो क्या हो गया, लेकिन हैं तो हमारे साथी, उसमें क्या है? I mean, I think that's sad. What has happened is very sad. Not only strengthens democracy, it strengthens our thrust of the constitution. And it strengthens your image all over the world. Yes, yes. Most importantly. But in any event, I hope that the promised investigation into Ajit Dada Pawar's plane crash will actually take place. Now, what you said is perfectly. You need a proper investigation. He was a senior leader. A premature death by accident. It has to be investigated. Sir, अभी तक Why विश्वास should- नहीं हो रहा. Very frankly speaking, अभी तक I can't wrap my head around the fact that Ajit Dada Pawar is not there with us. The same plane, the same pilot. who was Same with- pilot who's taken you there 20 times before. और वो suddenly उसको वो भूल गया कि रनवे का है. Sir, pilots, experienced pilots have been known to land in storms, Very- in rain, in Yes, hurricanes, yes, yes. in something else. हाँ, एक theory जो सामने आई थी, जिसके बारे में discussion नहीं हो, प्रदीप जी, we can discuss it right now. वो ये था कि हो सकता है there must have been very strong winds that may have blown the aircraft off course. There is a possibility because the Learjet, remember, is a very small aircraft, and there may have been a very strong gust of wind that may have forced the aircraft into a crash landing, and that may have resulted in this. I'm just guessing here, but this was a theory which was advanced. That's all I'm saying. But the Learjet per se, as I said, in the 60s and 70s and even in the 80s, it was the aircraft of choice for all the billionaires and rock stars and Hollywood stars in the world. They all wanted a Learjet. In fact, is there in that Pink Floyd song also, you know, I'm going to buy me a Learjet. So all I'm saying is this is not something to fool around. This is not just something which has been made in your backyard, in your backyard garage. This is a great plane. The Learjet per se is a great plane. It doesn't crash. Usually does not crash. So, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अहल्याबाई अस्पताल है, उसका उद्घाटन भी अजीत दादा पवार नहीं किया था, और आज उनका शव वहां पर लेकर के गए हैं. I mean, I think it's terrible. I feel terrible. Think of it like that. It's, I feel terrible. A great character has gone from Maharashtra politics. I don't know what his position was in terms of national politics. MP भी रहे, member of parliament भी रहे, लेकिन Maharashtra politics में तो of course he was a towering figure. So he'll be missed. He'll really and truly be missed. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. और अगर आपने चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज. when you click to that icon, subscribe. You subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. नेशन नाउ, प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरे नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. Jai, जय हिंद. Jai Hind.